नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनराज सक्सेना। राजनीति में आज बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा ऐलानों की। ये जानने की कोशिश करेंगे कि आरबीआई की इन घोषणाओं से आम आदमी को कितनी राहत मिलेगी। कोरोना संकट के बीच आरबीआई ने इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कई ऐलान किए हैं। इन ऐलानों में टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के तहत एमएफआईज और छोटे मझोले एनबीएफसीज के लिए 50,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी 50,000 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। बैंकों के पास ज्यादा पैसा पहुंचाने के मकसद से रिवर्स रेपो रेट को भी 25 बेसिस पॉइंट कम कर दिया गया है। आरबीआई गवर्नर ने आईएमएफ के उस अनुमान का जिक्र भी किया कि कोरोना संकट के बाद मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी विकास दर गिरकर 1.9 रह जाएगी। चिंता की बात यह भी है कि कुछ अनुमानों के मुताबिक लॉकडाउन पार्ट 1 से ही देश की जीडीपी के करीब 8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है, जिससे 13 करोड़ से ज्यादा नौकरियों पर संकट आने की आशंका भी जाहिर की जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि 1929 के ग्रेट डिप्रेशन से भी बड़ी बताई जा रही आर्थिक महामंदी से निपटने में आरबीआई के ये अनुमान कितने कारगर साबित होंगे। और बड़ा सवाल यह है कि क्या लॉकडाउन के कारण डिमांड और सप्लाई में मची भारी उथल-पुथल से आरबीआई किस हद तक निपट सकता है। ऐसे तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अर्थशास्त्री प्रोफेसर बी उपाध्याय, अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमन अग्रवाल, आउटलुक हिंदी के संपादक हमारे साथ हरवीर सिंह कुछ देर में जुड़ेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्वराज एक्सप्रेस के न्यूज एडिटर विप्लव राही। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा शुरू करने से पहले आपको सुनवाते हैं आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्या कुछ कहा है। These institutions are today facing difficulties in raising resources from the market. Accordingly, it has been decided to provide special refinance facilities for a total amount of rupees 50,000 crores to NABARD, SIDBI and NHB to enable them to meet sectoral credit needs. In order to encourage the banks to deploy these surplus funds in investments and loans in productive sectors of the economy, it has been decided to reduce the fixed rate reverse repo rate under the liquidity adjustment facility by 25 basis points from 4% to 3.75% with immediate effect. तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल अमन अग्रवाल जी आपसे, आरबीआई ने जो आज ऐलान किए हैं मौजूदा अर्थव्यवस्था को सुधारने में कितने इफेक्टिव रहेंगे? नहीं, मेरे विचार में जो आरबीआई कर रही है, पहले भी उन्होंने अपने ऐलान किया, आज भी करीबन 50,000 करोड़ का जो है फाइनेंसिंग के लिए दिया है। बैंक्स जो डेवलपमेंटल बैंक्स होते हैं जैसे नाबार्ड है, सिडबी है, नेशनल हाउसिंग बैंक है, अलग अलग सेगमेंट्स को कैटर करते हैं। हमें समझना चाहिए करीबन 60 से 65% एग्रीकल्चर को कैटर करता है नाबार्ड। सिडबी जो है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, एमएसएमईज हैं, उनको रीफाइनेंसिंग करती है लॉन्ग टर्म कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स के लिए जो उसके पोर्टफोलियो में है। और अभी आजकल जो हेल्थ और फार्मास्यूटिकल की रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, उसमें स्पेशली जिस दिन शुरू हुआ है उसके अगले दिन से उनके एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं कि जो इसमें इन्वेस्ट करता है कि बहुत कम दरों पे उनको दिया जाएगा और कोई मॉनिटोरियम नहीं लगा, उस पर कोई मेजर इंटरेस्ट या कैप्स नहीं लगाए जाएंगे। और नेशनल हाउसिंग बैंक जो एक हाउसिंग डेवलपमेंट सेक्टर हिंदुस्तान के अंदर डेवलप करता है, उसको भी दिया है, जिसमें 25,000 करोड़ नाबार्ड को दिया है, 15,000 करोड़ सिडबी को दिया और करीबन 10,000 करोड़ एनएचबी को दिया है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। उसके अलावा जो है उन्होंने कहा है कि ये कैप नहीं है, इसमें भी बढ़ोतरी की जा सकती है डिपेंडिंग ऑन क्या रिक्वायरमेंट्स आती हैं। और अगर हम देखें तो जो पहले इन्होंने 27 मार्च को दिया था, 3.2% ऑफ जीडीपी दिया है। एक जो पॉजिटिव न्यूज हमें देखने को मिली जो 2 दिन पहले आई आईएमएफ के माध्यम से, वो ये थी कि गीता गोपीनाथन ने और उनके जो डायरेक्टर जनरल है उन्होंने भी ये साफ कहा कि इंडिया की जो ग्रोथ है 2020 पे, दैट मीन जनवरी से लेके दिसंबर 2020 के अंदर वो ग्रोथ करीबन 1.9% रहेगी, जहां पे बड़े बड़े देशों की ग्रोथ -0.5%, -7%, -8% के करीब देखने में आ रही है और हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगी और एकदम से रिबाउंड करेगा। और ये इसलिए है कि जो हम स्टेप्स ले रहे हैं, चाहे वो लॉकडाउन के हों, चाहे वो रिहैबिलिटेशन के हों और चाहे आरबीआई ले रही है मॉनिटोरियम के थ्रू, और ये जो फैसिलिटेशन दी जा रही है, इसी जैसे स्टेट्स को भी डब्ल्यूएमए के अंदर 60% रिलैक्सेशन देने की उन्होंने कहा है कि सितंबर 2020 तक उनको लागू होगा, ताकि फालतू के
जो है था वो bonds अब ना raise करें। कमी का नहीं करना पड़ेगा। मैं आऊंगी इसके साथ ही बी उपाध्याय जी, जहां पर जिस तरह से हमने देखा कि कई बड़े ऐलान आरबीआई की तरफ से किए गए हैं। अब एक शिकायत थी छोटे उद्योगों के लिए कि खासतौर से उनके पास कोई फंड नहीं है कि वो कैसे दोबारा शुरू कर सके, लॉकडाउन की वजह से जो ठप पड़े थे। तो क्या अब आज के ऐलानों से उन्हें राहत मिलेगी? हालांकि राइट डायरेक्शन में एक राइट स्टेप तो कहा जा रहा है, लेकिन क्या ये सफिशिएंट माना जा सकता है? जो आरबीआई ने जो आज अनाउंस किया है वो तो एक रेगुलर पॉलिसी है, क्रेडिट थोड़ा ईज की है। कहने का मतलब है कि जैसे रिवर्स रेट कम किया, उसका मतलब कि बैंकों से कहा जा रहा है कि भाई तुम आरबीआई में पैसा मत रखो, तुम इसको लोन दो दूसरों को। पर ये तो ऐसी बातें हैं जो रेगुलर जब इकोनॉमिक्स हालात होते हैं तो उसमें क्रेडिट ईज के जो मेथड्स हैं तो उसको वो कहा जा सकता है। आज की हालात में जब सारा बिजनेस ठप पड़ा हुआ है, सब तरह से पूरा डिसरप्शन है इकोनॉमी में, तो उसकी भरी पूरी के लिए तो इसमें कोई कदम नहीं है। और दरअसल में आरबीआई तो कुछ कर भी नहीं सकती है, ये काम तो सरकार को करना है। सरकार अगर कुछ करे फिर आरबीआई से थोड़ा मदद ले तो वो एक तरीका होगा। खाली आरबीआई क्रेडिट की थोड़ी सी कंडीशंस ईज कर दें तो उससे क्या होने वाला है? जो कंप्लीट डिसरप्शन है इकोनॉमी में तो उसका कोई तोड़ थोड़ी है ये। यानी आपका कहना है कि आरबीआई के दायरे में जो था वो उसने कर दिया और अब सरकार की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। यहाँ पर विप्लव जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, आज जो आरबीआई का फोकस था वो कहाँ था, ये समझाइए, और क्या इससे किसान और ग्रामीण क्षेत्र की चुनौती आसान होंगी? देखिए, मैं प्रोफेसर उपाध्याय ने जो बात कही है मैं उससे सहमत हूँ कि ये दरअसल जो जिस स्तर की ये समस्या है जो लॉकडाउन के कारण देश के सामने आई है, कोरोना वायरस के पर कंट्रोल पाने की कोशिश के तहत, वो पूरी तरह से आरबीआई का डोमेन नहीं है। उसका बहुत छोटा हिस्सा है जो हम रिजर्व बैंक से उम्मीद कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा बड़ी भूमिका सरकार की है जो अपने फिस्कल पॉलिसी के तहत यानी राजकोषीय नीतियों के तहत सरकारी खजाने का बेहतर इस्तेमाल करके वो अर्थव्यवस्था में नई जान डालने, फिर से उसको जिंदा करने, खड़ा करने में क्या भूमिका निभाती है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और उस लिहाज से अब तक उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं। 1.7 मतलब 1,70,000 करोड़ का जो स्टिमुलस पैकेज मार्च एंड में अनाउंस किया गया था, उसमें भी कई आंकड़े ऐसे थे जो बजट में और इकोनॉमी में पहले से आने थे, उसको इसमें जोड़ दिया गया था। जैसे कि मनरेगा के मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने की बात वो पहले भी होनी थी। जैसे किसानों को 2,000 रुपये देना था जो बाद में उसको थोड़ा आपने पहले दे दिया, वो सब जोड़ करके उस स्टिमुलस पैकेज से, जो कि जीडीपी का 1% से भी कम है वो स्टिमुलस पैकेज, और इसकी तुलना में आप दूसरे देशों को देखें तो 10%, 20% जैसे स्टिमुलस पैकेज कई देशों ने अनाउंस किए हैं। और चीन का आज जो आंकड़ा आया है, उनकी फर्स्ट क्वार्टर की जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव चली गई है 6.8%, जबकि चीन का जो स्टिमुलस पैकेज था वो जीडीपी का करीब 3% था। तो आप सोचिए, उसने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कुछ हद तक मार्च में रिवाइव भी कर ली, कंप्लीट लॉकडाउन भी नहीं किया, फिर भी 3% नाकाफ़ी चीन में दिख रहा है। और हमारे यहाँ जो स्टिमुलस पैकेज है वो बहुत कमज़ोर रहा है। और आरबीआई ने जो कोशिशें की हैं इंटरेस्ट रेट की टिंकरिंग से, उसमें थोड़ी बहुत हेरा फेरी बदलाव करने से ये मामला सुलझने वाला नहीं है। और WMA की जो बात प्रोफेसर अग्रवाल ने कही, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, वो राज्य सरकारों को उससे क्या रिलीफ मिलेगी? आप 3 महीने के लिए वो फैसिलिटी देंगे, 30 सितंबर तक उसको, वो उनके पास एक एडवांस है जिस पर उनको ब्याज भी देना होता है। ऐसा कोई मैंने नहीं सुना कि उन्होंने कहा हो कि वो ब्याज मुक्त है या क्या है। वो पैसा राज्य सरकारों को वापस करना होगा। वो कोई किसी तरह की ग्रांट नहीं है और कोई बड़ी रिलीफ एक तरह से राज्य सरकारों की शुरुआती तौर पे जो राज्य सरकारों के एक आध राज्य का जो रिस्पांस मैंने देखा जो आया है वो उससे खुश नहीं है, उससे उनको नहीं लग रहा कि हमको कुछ खास मिलेगा। अमन अग्रवाल जी, यहाँ पर आपने वो जिक्र किया था कि जो 60% है वो बढ़ा दिया गया है WMA, लेकिन क्या उससे बहुत ज्यादा राहत मिलेगी? क्योंकि विप्लव सर कह रहे हैं कि कुल मिलाकर ये एक वेव ऑफ तो नहीं किया आपने, आपको 3 महीने बाद तो फिर उसका लौटाना पड़ेगा। हालांकि फंड की कमी से जूझ रही थी राज्य सरकारें। देखिए, पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि जैसे ट्रेन की 2 पटरी होती हैं, ऐसे इकोनॉमी के अंदर एक फिस्कल मेजर्स होते हैं और एक मॉनेटरी मेजर्स होते हैं।
दोनों पटरियों के जो भार होते हैं बिल्कुल बराबर के बराबर माने जाते हैं, किसी को भी ऊपर या किसी को नीचे नहीं माना जाता है। पहली चीज तो समझनी बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जो इन्होंने ठीक कहा कि फिस्कल मेजर जो सरकार कर रही है वो अलग है और मॉनेटरी मेजर्स अलग कर रही है। और मॉनेटरी मेजर्स में अगर देखा जाए तो आरबीआई के गवर्नर ने आज बड़ा साफ तरीके से कहा कि करीबन जो लिक्विडिटी एक्यूमुलेट हुई है और जो बैंकों ने जमा कराई है करीबन 7 लाख करोड़ 6.9 लाख करोड़ जो डिपॉजिट हुआ है, वो डिपॉजिट इसलिए हुआ है कि रिवर्स रेपो रेट जो था वो काफी ज्यादा था, उसको 4% से घटा के 3.75% किया है। जो भी मॉनेटरी मेजर में इसलिए ताकि डिसइंसेंटिव मिले कि बैंक जो है आगे दें, लोगों को लोन दें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्मला सीतारमण ने कुछ महीने पहले कोविड के माध्यम को शुरू होने से पहले कहा था कि बैंक मैनेजर्स को ये लोन देना चाहिए। जहां तक आपने स्टेट की बात की, अगर वो बॉन्ड के थ्रू पैसा रेज करते हैं उसमें भी उनको पैसा देना ही पड़ेगा वापस, उसमें भी इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, बॉन्ड रेट होते हैं और वो काफी हाई रेट दरों पे दिए जाते हैं, क्योंकि एक इंसेंटिवाइज करना होता है कि एक इंसेंटिव, चाहे वो टैक्स इंसेंटिव देके किए जाए चाहे वो अदर इंसेंटिव देके जाए। यहाँ पे एक लाइन ऑफ क्रेडिट दी जा रही है स्टेट्स को कि इमीडिएटली रिलीफ के लिए उनको पैसा मिल सकता है। नेचुरली किसी को भी आज के दर पे क्या कभी भी पैसा मुफ्त में नहीं देना चाहिए और ये चीज देखना जरूरी है, बिकॉज ये जो पैसा ये तो स्टेट की बात हुई, लेकिन आम आदमी को इससे कितनी राहत मिली है ये हम समझ रहे हैं। उपाध्याय जी, चूंकि हमने देखा है रेपो रेट में भी जब कमी की गई थी आरबीआई की तरफ से, तो बैंकों ने उसका कोई फायदा आम लोगों तक नहीं पहुंचाया। वेव ऑफ के लिए तो नहीं कहा गया था, लेकिन वो इंटरेस्ट रेट 3 महीने नहीं 3 महीने बाद तो देना पड़ेगा। तो किसी तरह की कोई राहत क्या इसमें आपको दिखती है? चूंकि आज अगर आरबीआई ने एनपीए के नियमों में छूट देने की बात कही, तो क्या बैंकों का एनपीए इससे नहीं और बढ़ेगा? तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एक छोटा मोटा सा एक क्रेडिट को एडजस्ट करने वाली बात है। आप देखिए अमेरिका में क्या हुआ। अमेरिका में कांग्रेस ने, सरकार ने, है ना, वो फिस्कल पॉलिसी की बात हो रही है, वहां पे 2.2 ट्रिलियन का एक पैकेज दिया। अब सवाल ये आता है कि जब इतना बड़ा पैकेज दिया जाता है तो उसमें पैसा कैसे इकट्ठा किया जाए? तो वो उसके कई तरीके हो सकते हैं। तो जैसे मान लो हमारे यहाँ पे अभी तो सरकार ने कुछ बोला नहीं है, कल को अगर बोलती है, जैसे बहुत सारी पार्टियां, बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं कि 5-6 लाख करोड़ का कोई पैकेज होना चाहिए, लेकिन सवाल तब आएगा कि पैसा कहां से आएगा? तो पैसा टैक्स से आता है, तो टैक्स कलेक्शन तो बिल्कुल डूब रहा है। तो दूसरा तरीका ये होता है कि पैसा बोरो किया जाए। तो बोरोइंग की कंडीशन भी कैसी है, कितना सरकार बोरो कर सकती है, तो उससे भी कुछ नहीं होना। तो तीसरा जो तरीका बचता है, जो बाकी जैसे अमेरिका जैसे देश में भी यही कहा जा रहा है कि वो प्रिंटिंग ऑफ मनी के द्वारा किया जा रहा है। कहने का मतलब है कि वो जो रिजर्व बैंक होती है, जैसे हमारी आरबीआई है या वहां पे फेडरल रिजर्व है, उससे पैसा लिया जाए। अब वो पैसा वापस कभी चुकाया जाएगा कि नहीं चुकाया जाएगा, तो अगर नहीं चुकाया जाता है तो उसको प्रिंटिंग ऑफ मनी बोलते हैं। तो बहुत ही ड्रास्टिक तरीके के कुछ स्टेप्स हमें चाहिए, वो सरकार ले, आरबीआई फिर उसमें अपना योगदान करे। आरबीआई सोचे कि वो किस तरह से सरकार के फिस्कल पैकेज को, जो ये पैकेज सारी कंपनीज को, लोगों को जगह जगह जो पैसा पहुंचाना है, क्योंकि नुकसान तो लॉकडाउन से सरकार ने बोला कि आप लॉकडाउन करो, उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। तो अब वो मजदूरों की तनख्वाह कहां से देंगे? लोगों के सब जॉब चले गए। 40 करोड़ मान लो, जैसे 40 मिलियन जॉब्स की जो प्रॉब्लम आ रही है। तो वो सारी बातें एक्चुअली, तो उसके लिए पैकेज सरकार की तरफ से आना चाहिए। ठीक है, सरकार को अब क्या करना चाहिए ये हम समझते हैं। अमन जी, आप कुछ कहने की कोशिश करें, आपके पास में आऊंगी, लेकिन विप्लव जी, जिस तरह से यहाँ पर एक सुझाव उपाध्याय जी की तरफ से आया है कि यहाँ पर अब प्रिंटिंग होनी चाहिए पैसे की, क्या ये एक रिस्क इस वक्त पे उठाया जा सकता है, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है और इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स की भी जरूरत है? चिदम्बरम का एक मैं आर्टिकल आज पढ़ रही थी, उन्होंने भी इसी तरह के सुझाव की तरफ कहा है। देखिए, ये लगातार कोरोना संकट जब से खड़ा हुआ है, बहुत सारे आर्थिक जानकार, अर्थशास्त्री ये कह चुके हैं और लगातार इस तरह की राय आ रही है कि अभी सरकार को बहुत ज़्यादा राजकोषीय घाटे की चिंता करने से काम नहीं चलने वाला, और जो प्रिंटिंग मनी करेंसी वाला जो ऑप्शन है वो भी सोच सकते हैं, क्योंकि देखिए ये कोई साधारण स्थिति नहीं है। सप्लाई और डिमांड दोनों में डिसरप्शन है, और ऐसी स्थिति में आपको इकोनॉमी को नए सिरे से किक स्टार्ट करना होगा। आपको उसमें ऐसे असाधारण कदम उठाने पड़ सकते हैं जो आम तौर पर इकोनॉमी अगर चल रही है तो उसको थोड़ा सा आपको स्पीड अप करना है तो उसमें शायद आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है, इसमें किसी की जेब में पैसा डालना, जिसकी जेब में पैसा नहीं है उसको मैं मुफ्त में पैसा देना नहीं कहूँगा। इकोनॉमी एज ए होल अगर देखें,
कंज्यूमर की जेब में पैसा आएगा, उस कंज्यूमर की जेब में जिसके पास खाने के लिए नहीं है, जिसके पास रोजगार खत्म हो चुका है, उसकी जेब में अगर पैसा, इसलिए सरकार ने डाला भी है उसमें कदम, स्टिमुलस पैकेज में उठाए भी हैं, तो वो पैसा कोई वो उसको दान नहीं है, वो दरअसल इकोनॉमी में ही पैसा डाला जा रहा है। जब कंज्यूमर के पास पैसा आएगा, वो खरीदेगा, तो वो इकोनॉमी का जो पहिया है वो फिर चलना शुरू होगा जी। और वो पैसा डालने के लिए सरकार को जो भी कर सकती है इस वक्त वो सब करना चाहिए। और एक बात मैं कहूंगा कि ये दोनों ठीक है, दोनों पहिए हैं, दोनों पटरियां हैं, कह लीजिए कि फिस्कल और मॉनेटरी मेजर्स, लेकिन अभी जो हालात हैं, आप लिक्विडिटी को ईज कर देंगे, आप ब्याज दरें मान लीजिए कम कर देंगे, बैंक लोन देने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन अगर मांग का सृजन नहीं होगा, मांग नहीं बढ़ेगी, तो कोई निवेश क्यों करेगा? जो कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था का जो उसका यूटिलाइजेशन नहीं है, कोई कैपेसिटी एनहांसमेंट होगा क्या? नहीं होगा। इस वक्त कोई क्या बैंक लोन देने को तैयार हो तो आप कोई नया कारखाना लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे। केवल ऑपरेटिंग कैपिटल जहां पे लोगों का फंसा हुआ है वहां पे उनको जरूरत होगी तो वो आप कर सकते हैं, वो भी तब जब सुचारू रूप से खरीद और उत्पादन दोनों की प्रक्रिया जब चलने लगेगी। उसकी शुरुआत अभी कहां से होगी? अभी शुरुआत मुझे लगता है कि ज्यादा जोर देना पड़ेगा कि लोगों के जेब में पैसा आए, ताकि वो बाजार जाएं। एक बाजार जाने की एक तो स्थिति कब आएगी पता नहीं, लेकिन थोड़े बहुत ढील शायद मिले, तो जब वो बाजार में जाएंगे, खरीदेंगे, तो ये पहिया रुका हुआ फिर चलना शुरू। यानी लिक्विडिटी सिस्टम में आपने डाल दी, आपका ये आज का टारगेट था, आपने मेंटेन कर ली लिक्विडिटी, लेकिन सिर्फ इससे ही अर्थव्यवस्था का पहिया घूमेगा नहीं। आपके लिए जरूरी है कि परचेजिंग पावर जो है वो आम आदमी की बढ़े, आम आदमी तक पैसा कैसे पहुंचे, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। राजस्थान की धरती, राजस्थान के लोग, सत्ता के गलियारे या मुद्दों की बात, राजस्थान पर हर रोज होगी हमारी नजर। हर शाम 7:30 बजे स्वराज राजस्थान। आउटलुक हिंदी के संपादक हमारे साथ जुड़ गए हैं हरवीर सिंह जी। हरवीर सिंह जी, आपका स्वागत है। आरबीआई का आज का जो अटेम्प्ट था वो ये था कि किस तरह से मार्केट में लिक्विडिटी आए, लेकिन जाहिर तौर पर फंड दे दिया। अब सिर्फ फंड से अर्थव्यवस्था तो नहीं चलने वाली, ऐसे में सरकार की भूमिका अहम हो जाती है। आरबीआई ने जो करना था वो कर दिया, उसके दायरे में जो बनता था। आप क्या मानते हैं, इस आर्थिक संकट से उबारने के लिए अब किस तरह से डिमांड पर सरकार को फोकस करना होगा? असल में देखिए, जो सरकार जितने भी अभी तक उपाय अगर हम देखें कि जो सबसे पहले पैकेज किया था गरीब कल्याण योजना, उसका मकसद कुछ और था। उसके बाद आरबीआई का लिक्विडिटी का एक एफर्ट हुआ और सरकार ने कुछ लोगों को राहत दी, बेसिकली स्टेचुरी फाइलिंग वगैरह को लेकर। और सरकार के ऊपर लगातार दबाव है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज लेकर के आए, लेकिन उन्होंने अभी आरबीआई का सहारा लिया। आरबीआई ने आज जो भी किया वो बेसिकली देखिए कि एक तो लिक्विडिटी बढ़ाने वाला है, उपाय दूसरा है कि जो इस तरीके का जो बोरोवर्स है उनको थोड़ा राहत देगा, क्योंकि मॉरेटोरियम को जो शामिल किया है उसमें एनपीए के लिए या जो प्रोजेक्ट कमेंस करने की जो डेट है उसमें राहत दी है रियल एस्टेट को, खासतौर से उसका फायदा होगा। ये सब थोड़ा प्रोसीजरल है, थोड़ी सी राहत है, लेकिन इसको जिस तरीके के पैकेज दुनिया भर में दिए गए हैं अभी तक, अगर उसके आप तुलना करेंगे तो अभी हम लोग कहीं भी खड़े नहीं हैं। दूसरी ये कि सरकार जो है वो पीसमील में उपाय कर रही है, टुकड़ों टुकड़ों में कुछ कुछ करती जा रही है। इसका मतलब ये है कि कोई पुख्ता रणनीति या तो अभी तक बनाई नहीं उन्होंने, या उसको सामने नहीं लेकर के आना चाहते, या जो टास्क फोर्स बनाया था वो अभी काम ही कर रहा है, जबकि हम लोग हर दिन कुछ न कुछ अपना होते जा रहे हैं। जितना जल्दी होता सरकार बेहतर होता कि सामने आए। और एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है जिसमें आप गरीबों को जो देना चाहते हैं, जिनकी नौकरियां जारी है उनको जो देना चाहते हैं, इंडस्ट्री जो डिस्ट्रेस में जा रही है, जहाँ बंद होने की स्थितियां पैदा होगी उनको क्या देना चाहते हैं, किसानों को क्या देना चाहते हैं। तो ये
देखिए कि आपको डिमांड, दूसरा जो पॉइंट था आपने जी। कि जो डिमांड जनरेशन की बात आएगी, जाहिर सी बात है जब ये लॉकडाउन खत्म होगा और ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिज्यूम होगी, लेकिन सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, आपको तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा। और वो सपोर्ट का अभी तक लगातार देखिए पुराने फाइनेंस ठीक है मिनिस्टर हो, हरवीर जी, या आपके बाकी पास हम आते हैं और सभी गेस्ट के पास मुझे जाना होगा। अभी उपाध्याय जी, जिस तरह से लॉकडाउन के कारण डिमांड और सप्लाई में जो उथल पुथल मची है, उसको कैसे आरबीआई अब निपट सकती है? आगे की राह क्या होनी चाहिए? नहीं, तो जैसे मैंने बताया कि आरबीआई ने जो करना था वो तो छोटा मोटा काम उन्होंने कर दिया। जो हम बार बार ये कहना चाह रहे हैं कि जो कदम आए हैं तो वो सरकार की तरफ से आने हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से आने चाहिए। वो पैकेज जैसे हर पार्टी, बाकी सारे लोग, अर्थशास्त्री सब डिमांड कर रहे हैं कि कोई कह रहा है कि 10 लाख करोड़ का पैकेज होना चाहिए, कोई इंडस्ट्री डिमांड कर रही है 18 लाख करोड़ का पैकेज होना चाहिए, ये पार्टी डिमांड कर रही है 5-6 लाख करोड़ का पैकेज होना चाहिए। मतलब कहने का कि हमारी जो जीडीपी है उसका 2%, 3%, 4% कितना, तो क्योंकि जो डिसरप्शन है वो तो बहुत ही ज्यादा हुआ है। और ये सारी बातें कि आईएमएफ कह रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 1.8 होगी, ये तो सब बातें पता नहीं कहां से आ रही हैं, क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जो डिसरप्शन है वो तो बहुत ज्यादा है। हमारी इकोनॉमी तो माइनस में जाएगी। अब हम लंबा लॉकडाउन अगर चलाएंगे तो कितना माइनस जाती है वो डिपेंड करता है। -5% की हो सकती है, 10% की हो सकती है। देखिए, एक सीधी सी बात है, चाइना ने आज डेटा दिया है। जो ईमानदारी से डेटा देगा ना, तो वहां पता चलेगा कि इकोनॉमी कितना नीचे जा रही है। अगर हम अपने डेटा को देंगे नहीं, हमारी सरकार, हमारी आरबीआई कह रही है कि आईएमएफ क्या बोल रहा है। ये बहुत अजीब सी बात है। अरे आप हो, आप यहाँ सब चीजों के मालिक हो, आप बताओ कि आपकी इकोनॉमी कितना ग्रो करेगी, कितना क्या है। आप किसी बाहर बैठे, वॉशिंगटन में बैठे लोगों से क्यों पूछ रहे हो कि हमारी इकोनॉमी कितना ग्रो करेगी? जी। तो ये सारी बातें बहुत ही अजीब सी हैं जो समझ में नहीं आती। आपका प्रेडिक्शन है कि इकोनॉमी माइनस में जा सकती है। हालांकि आईएमएफ का जिक्र किया था उनके आंकड़ों का, आरबीआई गवर्नर ने, उन्होंने कहा था कि अभी जो कोरोना की जो स्थिति है उसमें 1.9 रहेगी और कोरोना के बाद 7.4 रहेगी। इस आकलन पर अमन जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। देखिए जी, पहली चीज तो ये है कि ये जो आंकड़े हैं कोई ना कोई तो निर्धारित करेगा ही। और जब ये न्यूज़पेपर में आया है, करीबन 6-7 एजेंसीज के आंकड़े आए हैं जो वेरी कर रहे हैं 1.7% से लेके 4% के बीच में, अलग अलग एजेंसीज ने किया है। अगर हम हर एक एजेंसी को ही डाउट करते रहेंगे तो फिर तो ये बात बनने वाली है नहीं। दूसरी चीज जो उन्होंने रिलीफ दिया है, इवन जो एमएसएमई सेगमेंट है, जो लोन लिया हुआ है कंपनीज ने, 90 डेज का जो पीरियड होता है एनपीए डिक्लेयर करने के लिए, उसको इस मॉनिटोरियम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया, मतलब कि 3 महीने प्लस 90 दिन कर दिया। तो एक तरीके से उनको 180 दिन अब मिल रहे हैं रिलीफ के लिए। जो मॉनिटोरियम का जो बाहर पड़ता है इमीडिएटली, वो पहले आरबीआई ने 27-28 तारीख को जो उनके नॉमेनक्लेचर आया था उसमें आउटलाइन किया था। जो मैंने बताया, देखिए जी, एक चीज होती है लिक्विडिटी लाना, लिक्विड लाके उसको फ्लश करना, एक होता है मिठाई बांटना। जैसे कहा गया सरकारी बॉन्ड्स, जो WMA का काम है, वो सरकारी बॉन्ड्स पैसा लेके लोगों से पैसा लेंगे। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स होते हैं, डेवलपमेंटल बॉन्ड होते हैं, रेलवेज बॉन्ड होते हैं, ऐसे बॉन्ड से पैसा लेती है स्टेट और उसके बाद फिर उसके ऊपर भी इंटरेस्ट देती है। जहां तक फिस्कल स्पेंडिंग की बात है, सरकार को अपना लाना पड़ेगा, बट मेरे विचार में स्टेप बाय स्टेप, जैसे एक डॉक्टर जब कोई पेशेंट आता है, चाहे वो आईसीयू में हो या इमरजेंसी वार्ड में आता है, उसको स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट करता है। एक ही दिन से सारे जो है ट्रीटमेंट उसके ऊपर जरूर उठाए गए हैं, छोटे कदम है लेकिन बढ़ते हुए कदम है, और आगे खुद आरबीआई ने कहा है कि हम नजर रखे हुए हैं और भी बड़े कदम उठाएंगे। या यूके हो, उन्होंने लॉकडाउन बिल्कुल नहीं किया है और उसको इसलिए इमीडिएटली लाके लाना पड़ा है। हम लोगों ने लॉकडाउन करके उसको रिस्ट्रेन किया है, जो एक्सपेंसेस जो मेडिकल इमरजेंसी की तरफ हमारे जाने की उम्मीद थी। ठीक है विप्लव जी, अब यहाँ पर सरकार की भूमिका बहुत अहम हो जाने वाली है। तो सरकार, चूंकि हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल वित्त मंत्री भी मिली थी, तो किस तरीके के अब यहाँ पर कदम उठाए जाने चाहिए सरकार की तरफ से? क्या वो तरीका हो कि डायरेक्ट जो मदद है वो आम आदमी तक पहुंचे, यानी कि परचेजिंग पावर जो है आम आदमी की हो? देखिए, सबसे पहला कदम तो मेरे ख्याल से सरकार को ये उठाना चाहिए कि इस बारे में आगे इस संकट से कैसे निपटें, इसको लेकर के बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी इस अर्थव्यवस्था को, देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में, समझने में लंबा अनुभव रहा है, ऐसे कई लोग अपनी तरफ से प्रस्ताव दे रहे हैं, लेख लिख रहे हैं। उसमें चिदम्बरम का जो छपा हिंदू में लेख है वो भी शामिल है। उसमें और भी ऐसे कई अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने मिलकर, अमर्त्य सेन और
रघुराम राजन और बनर्जी इन्होंने मिलकर लिखा जी। तो मेरा तो मानना है कि जिस तरह की भी सलाह जहां से आ रही है, इन सब के लिए सरकार को ओपन होना चाहिए और उनके साथ डायलॉग करके, बातचीत करके, उनके भी अनुभव और सुझावों का फ़ायदा लेते हुए और कोई रास्ता तय करना चाहिए। तभी इस महासंकट से निकलने की कोशिश सही मायने में आगे बढ़ पाएगी। इसमें ऐसा नहीं कोई कह सकता कि हमारे पास इससे निकलने का अंतिम फार्मूला यही है और ऐसे ही होगा, लेकिन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहभागिता इसमें, ऐसे लोगों की जो इस भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे से जानते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह है जिन्होंने देश के एक बड़े आर्थिक संकट के दौर में इस देश को नेतृत्व दिया और आगे बाहर निकाला। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, अर्थशास्त्री हैं देश में कई जाने माने, जो अपनी बात कह रहे हैं, सुनना चाहिए और उससे मदद ही सरकार को कहीं ना कहीं मिलेगी। वी उपाध्याय जी, जो अपोजिशन की तरफ से सुझाव आए हैं, खासतौर से चिदम्बरम का कहना है कि प्लान ऑफ एक्शन वो सुझा रहे हैं सरकार को कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर जो 4 लाख करोड़ रुपए आप सोच रहे थे कि डेवलपमेंट के लिए आप खर्च करेंगे, अब वो काम तो अटका हुआ है, आप उसे 1 साल टाल कर ऐसा ना करें कि इसका इस्तेमाल जो है इमीडिएट रिलीफ के लिए कर दें। तो ये जो सुझाव है आपको कितना व्यवहारिक दिखता है? नहीं, मैंने जैसे बताया कि अगर मान लो पैसा खर्च करना है तो पैसा इकट्ठा भी होना चाहिए। तो एक तरीका यह है कि जो पहले आप करना चाह रहे थे तो उसको थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हो, ऐसी चीजें जिनको पोस्टपोन किया जा सकता है, पर उससे तो बहुत पैसा आप कितना बचा पाओगे, क्योंकि वहां पर भी जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है वो कम करोगे तो उसका तो वही असर होगा इकोनॉमी पर, लोगों तक फिर पैसा नहीं पहुंचेगा। तो कई तरीके हैं पैसा इकट्ठा करने के, जैसे मान लो टैक्स का तो अब सवाल नहीं है कि टैक्स बढ़े, तो आप बोरो करोगे या कोई दूसरे एक्सपेंडिचर है उनको पोस्टपोन करोगे। और जैसा मैंने बताया कि फिर अगर कुछ भी नहीं बचा तो आप जो बाकी कंट्री जो तरीका अपना रही हैं कि आरबीआई से आप पैसा लो, अब वो पैसा वापस कभी पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, तो वो एक तरीका है जो अमेरिका भी यूज कर रहा है। तो वो एक ऐसी स्थिति में किया जा सकता है। ठीक है, हरवीर सिंह जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, जो कि अमृत सेन हो, रघुराम राजन हो, अभिजीत बनर्जी हो, तमाम इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने भी कहा है कि सबसे पहले प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए हर गरीब तक खाना पहुंचे, यानी कि राशन पहुंचे और उस तक कैश डायरेक्ट पहुंचे। उसके लिए पीडीएस सिस्टम से आपको ऊपर उठना होगा, जनधन खाते से ऊपर उठना होगा। एक तरफ हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जो स्टॉक, अगर बफर स्टॉक की बात कही जा रही है, वो 3 गुना ज्यादा बताया जा रहा है, बावजूद उसके गरीबों तक ये सब चीजें क्यों नहीं पहुंच रही हैं? कहां पर ये चूक हो रही है आपके हिसाब से? असल में देखिए कि तमाम सारे नहीं रहे हैं। एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम है गवर्नमेंट की कि वो ऐसे एक्सपर्ट्स को नहीं जोड़ पा रहे हैं, और ये उसके अंदर भी खामी है। जो इस तरह का जो ऐतिहासिक संकट है उसके में किस तरीके के कदम उठाने, किस तरीके का आपको स्ट्रेटजी बनानी है और क्या आपके रिसोर्सेज है उनका कैसे इस्तेमाल करना है, उसको लेकर के कोई कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी नहीं बन पा रही है। देखिए, इसमें कोई संकोच नहीं कहना चाहिए कि अभी हमारा जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है बहुत वीक उसका समझ है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को उतना अनुभव नहीं है, और ये ऐतिहासिक संकट है। ऐसे में जैसे विप्लव भी कह रहे थे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप देखिए कि अमेरिकन राष्ट्रपति ने जो अपने ग्रुप बनाए हैं उसमें 4 तो भारतीय ही हैं जो डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनी में टॉप पोजीशन पे हैं। IMF ने ग्रुप बनाया, उसमें रघुराम राजन को रखा। हमें क्या प्रॉब्लम है? इस बात में क्या तौहीन है कि जो बड़े समझदार लोग हैं उनको आप साथ में लेके आइए। आपके पास खाद्यान्न का भंडार है, आप किसी को भूखे नहीं रहने दे सकते, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज है और फाइनेंशियल रिसोर्सेज अलग पहलू है। एक आपके पास खाने का रिसोर्सेज सफिशिएंट है, आपको अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। कोई राज्य सरकार कहती है हम दे देंगे राशन में बढ़ा के दे देंगे, और आपको पता है कि हमारे यहाँ कितनी त्रुटियां गरीब लोगों के पास, वो 10 जगह बदलते हैं साल में अपनी, उनके पास कोई राशन नहीं होता, कोई कनेक्ट नहीं होता, जनधन खाते में 500 रुपए से क्या होगा? आप बताइए, आज के टाइम में 500 रुपीज के कोई मायने हैं क्या? लेकिन आपने कहा दे दिए, इससे कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर ये नाकाफी है, बहुत कुछ करने की सरकार को जरूरत है। आम आदमी तक लैंडिंग कैसी हो, जो आरबीआई की तरफ से ऐलान किए गए हैं, यानी कि एमएसएमईज तक पैसा कैसे पहुंचे, इस पर भी एफर्ट्स होना चाहिए, फोकस होना चाहिए सरकार का। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजनीति में आज के लिए इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है सोनाली एक्सप्रेस पर।